ये कहानी हमें कराची से जीवन भाई ने भेजी है। उनका कहना है कि 10 साल तक रातों में टैक्सी चलाते हुए उन्होंने हर तरह के मुसाफिर देखे, लेकिन एक रात गुलशन इकबाल से सकरन तक का सफ़र ऐसा था जहां उनकी पिछली सीट पर बैठा मुसाफिर जिंदा नहीं था। इंजन बार बार बंद होता रहा। शीशे में सफ़ेद लिबास में एक बुज़ुर्ग नज़र आते रहे और फजर की अजान के साथ एक रूह ने अपना आखिरी सफ़र मुकम्मल किया। क्या वाकई कुछ रूहें अपनों को तन्हा छोड़कर नहीं जाती? आज जो आप सुनने जा रहे हैं, शायद उसके बाद आप कभी भी रात के सफ़र को मामूली ना समझें। मैं कराची का टैक्सी ड्राइवर जीवन भाई 10 साल से इस शहर की सड़कों पर अपनी पीली काली टैक्सी दौड़ा रहा हूँ। रात के सन्नाटे, दिन की गहमगही, हर तरह के मुसाफिर देखे हैं मैंने, लेकिन उस रात जो गुलशन इकबाल से सकरंद का सफ़र था, उसने मेरी रूह तक को झंझोड़ दिया। शाम ढल रही थी, सूरज की नारंगी रोशनी आसमान को अलविदा कह रही थी और शहर की बत्तियां एक एक करके जगमगा उठी थीं। मैंने अपनी टैक्सी एक गली के नुक्कड़ पर रोकी जहां से मुझे सवारी लेनी थी। मोबाइल पर मैसेज आया, सोहेल, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 7, मकान नंबर A14। मैंने अपनी टैक्सी को धीरे धीरे गली में मोड़ता हुआ उस पते तक पहुंचा। एक पुराने लेकिन बड़े से घर के सामने मैंने अपनी गाड़ी रोकी। अस्सलामु अलैकुम। एक नौजवान दरवाजे से बाहर निकला। उसने हाथ हिलाया। जीवन भाई, मैं सोहेल हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैं ही हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में कुछ थकावट थी, आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं। अंदर से सामान उठाना है, बस 2 मिनट, सोहेल ने कहा और अंदर चला गया। मैं अपनी सीट पर बैठा, इंजन बंद कर दिया। खिड़की से अंदर घर की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था और अंदर एक बड़ा सा कमरा दिख रहा था। कमरे के बीचों बीच सफ़ेद लिबास में एक बुज़ुर्ग शख्स खामोश खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसका कद, उसकी चाल, सब कुछ एक अजीब सी शांति लिए हुए था। वो बुजुर्ग कुछ कर नहीं रहा था, बस खड़ा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मुझे लगा शायद सोहेल का कोई रिश्तेदार है जो उसे छोड़ने आया है। आ गया सामान। सोहेल ने मेरी सोच तोड़ी। वो एक छोटे से सूटकेस और एक कपड़े के थैले के साथ बाहर आया। उसने सामान पिछली सीट पर रखा। सकरंद तक का सफ़र है जीवन भाई, पता है ना? जी पता है, सकरंद तक का ही किराया तय हुआ था, मैंने कहा और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। इंजन ने एक बार कर की आवाज़ की और फिर खामोश हो गया। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, फिर वही आवाज़, जैसे कोई खांस रहा हो, और फिर चुप्पी। अरे क्या हुआ? सोहेल ने पूछा। उसकी भौएं सिकुड़ गईं। पता नहीं, कभी कभी हो जाता है, मैंने थोड़ा घबरा कर कहा। मेरी गाड़ी इतनी परेशानी नहीं देती थी, ये अजीब था। मैंने तीसरी बार कोशिश की। इस बार इंजन ने हिचकिचाते हुए जान पकड़ी और एक गहरी सांस लेकर स्टार्ट हो गया। चलो शुक्र है, मैंने बुड़बुड़ाया। गियर डाला और गाड़ी को गली से बाहर निकाला। मैं शीशे में पीछे देखने के लिए मुड़ा। मेरी नज़र पिछली सीट पर पड़ी, वहीं जहां सोहेल ने सामान रखा था। उस बुजुर्ग को मैंने फिर देखा, सफ़ेद लिबास में खामोश। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं, लेकिन उनमें कोई एहसास नहीं था, बस एक गहरी खाली नज़र। मैं चौंक गया, ये मेरे मुंह से निकला। क्या हुआ? सोहेल ने पूछा। मैंने शीशे में फिर देखा, पिछली सीट खाली थी, सिर्फ सोहेल का सामान पड़ा था। कोई नहीं है, सोहेल ने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की सी चिड़चिड़ाहट थी। क्या हो गया जीवन भाई? नहीं, कुछ नहीं, मैंने खुद को संभाला। बस एक पल को लगा कोई पीछे बैठा है। सोहेल ने मेरी तरफ अजीब नज़र से देखा, फिर अपना फ़ोन निकालकर उसमें कुछ देखने लगा। मैंने अपनी नज़र सड़क पर जमाई, लेकिन दिमाग में उस बुजुर्ग का चेहरा घूम रहा था।
वो वहाँ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या मैं थक गया हूँ? क्या मुझे नींद आ रही है? हम मोटरवे पर आ गए। शहर की रोशनी पीछे छूट गई थी और सामने सिर्फ अंधेरा और गाड़ियों की हेडलाइट्स की लंबी कतारें थीं। मैं गाड़ी चला रहा था और सोहेल अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। सोहेल भाई, मैंने हिम्मत करके पूछा, वो बुजुर्ग कौन थे जो आपके घर के अंदर खड़े थे? सोहेल ने फोन से नजर हटाई। कौन बुजुर्ग? वही सफेद कपड़ों में। जब मैं आया था वो दरवाजे के पास कमरे में खड़े थे। मैंने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। सोहेल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गईं, फिर एक लंबी सांस ली। कोई नहीं था जीवन भाई, मैं अकेला था घर में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने देखा था, मेरी आवाज में जोर था। आपकी गलत फहमी होगी, सोहेल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। घर में कोई नहीं है। अब मैंने दोहराया। सोहेल ने अपनी नज़र खिड़की से बाहर अंधेरे में गड़ा दी। 10 दिन पहले मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। तो वो बुजुर्ग सोहेल के वालिद थे? और वो, माफ़ कीजिएगा सोहेल भाई, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में शर्मिंदगी थी। मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, सोहेल ने धीरे से कहा। वो बीमार थे काफ़ी दिनों से। सन्नाटा छा गया। गाड़ी की आवाज़, हवा का शोर और मेरे दिमाग में घूमते सवाल। अगर वो इंतकाल कर गए थे तो मैंने उन्हें कैसे देखा और वो मेरी गाड़ी में कैसे आ गए? मैं शीशे में पीछे देखने से बच रहा था, लेकिन एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे बैठा हो, मेरी हर हरकत को देख रहा हो। कुछ देर बाद सोहेल ने चुप्पी तोड़ी। जीवन भाई, आप कराची में कितने साल से टैक्सी चला रहे हैं? 10 साल हो गए सोहेल भाई, मैंने कहा। बहुत कुछ देखा है इन सड़कों पर। कभी कोई अजीब वाकया हुआ है आपके साथ? सोहेल ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब जिज्ञासा थी, उदासी कम। मैंने एक पल सोचा। अजीब तो बहुत कुछ होता है सोहेल भाई, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा क्या? सोहेल ने पूछा। जैसा अभी हुआ, मैंने कहा। आपके वालिद साहब को देखना, फिर उनका गायब हो जाना। सोहेल ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर हो। आप कुछ ज्यादा ही महसूस करते हैं जीवन भाई। कुछ लोगों को चीजें ऐसी दिखती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि मेरे वालिद साहब बहुत नेक इंसान थे, सोहेल ने कहा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी जज्बाती थी। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की मदद की। लोग कहते हैं जो नेक दिल होते हैं उन्हें मरने के बाद भी रूहें दिखती हैं। 40 दिन तक रूहें अपने अपनों के पास रहती हैं, उनके साथ रहती हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो सोहेल को पता था, उसे पता था कि उसके वालिद की रूह उसके साथ है और वो मुझे दिख रहे थे, क्योंकि मैं नेक दिल था। ये बात मुझे सुकून भी दे रही थी और डरा भी रही थी। तो वो हमारे साथ हैं? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। सोहेल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। हाँ जीवन भाई, वो हमारे साथ हैं, वो मेरे साथ हैं। मैंने शीशे में पीछे देखा, फिर वही बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में। इस बार उनकी नज़र मुझ पर नहीं थी, बल्कि सोहेल पर थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, या शायद मैं ऐसा सोच रहा था। एक सुकून भरा एहसास। मैंने अपनी नज़र सड़क पर जमाई। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। एक ऐसी मौजूदगी जो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी, बल्कि हिफाजत करने वाली थी। सफ़र जारी रहा। मोटरवे पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी। आप क्या काम करते हैं सोहेल भाई? मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। मैं सकरंद में ही रहता हूँ, सोहेल ने कहा। छोटा मोटा कारोबार है। वालिद साहब के इंतकाल के बाद कुछ कागजात के सिलसिले में कराची गया था। अब वापस जा रहा हूँ। अकेला रहते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अब तो अकेला ही हूँ, सोहेल ने कहा। उसकी आवाज़ फिर उदास हो गई। वालिद साहब ही थे मेरे सब कुछ। मैंने अपनी नज़र शीशे में पीछे डाली। बुजुर्ग की आंखें अब फिर मेरी तरफ थीं। उनमें एक सवाल था, जैसे वो पूछ रहे हों कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैंने कहा। बुजुर्ग के चेहरे पर एक हल्की सी राहत की लहर दौड़ गई, या शायद मैं फिर से अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने मेरी बात सुन ली है। कुछ देर बाद सोहेल ने कहा, जीवन भाई भूख लग रही है,
कहीं रुककर कुछ खा लें? ज़रूर सोहेल भाई, मैंने कहा। थोड़ी देर में एक अच्छा होटल आएगा, वहीं रुकते हैं हम। एक होटल पर रुके जहां मोटरवे के किनारे खाने पीने की दुकानें थीं। मैंने गाड़ी पार्क की। जब मैं दरवाज़ा खोलने लगा तो एक बार फिर मैंने शीशे में देखा। बुजुर्ग पिछली सीट पर वैसे ही बैठे थे जैसे पहले थे। उनकी आंखें अब बंद थीं, जैसे वो आराम कर रहे हों। चलो सोहेल भाई, मैंने कहा। सोहेल दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, मैं भी निकला। मैं बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने लगा तो मेरी नज़र फिर पिछली सीट पर पड़ी। बुजुर्ग वहाँ नहीं थे, सीट खाली थी। अजीब है, मैंने बुदबुदाया। क्या अजीब है? सोहेल ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। चलो अंदर चलते हैं। हम होटल के अंदर गए। एक ढाबे जैसा माहौल था जहां ट्रक ड्राइवर और मुसाफिर खाना खा रहे थे। हमने एक टेबल चुनी और बिरयानी का ऑर्डर दिया। आप थक गए होंगे जीवन भाई, सोहेल ने कहा। इतनी रात को ड्राइव करना आसान नहीं। हाँ, थोड़ी थकावट तो है, मैंने कहा, लेकिन आदत है हमारी। बिरयानी आ गई, हम खाने लगे। खाने के दौरान मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या हुआ जीवन भाई? सोहेल ने देखा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। क्या वो बुजुर्ग यहाँ भी आए होंगे? क्या वो हमें देख रहे होंगे? अचानक मेरे सामने वाली कुर्सी जो खाली थी, हल्की सी हिली। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई मेरे पास से गुजरा हो। मेरे हाथ में पकड़ा चम्मच कांप गया। सोहेल ने कुछ नहीं देखा, वो आराम से खा रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी नज़र उस खाली कुर्सी पर डाली। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अदृश्य मौजूद हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपने मन में सोचा। खाना खाने के बाद हम वापस गाड़ी की तरफ चले। होटल के बाहर रात का सन्नाटा और भी गहरा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे हजारों आंखें हमें देख रही हों। मैं गाड़ी के पास पहुंचा, दरवाज़ा खोला, पिछली सीट खाली थी। मैंने राहत की सांस ली। चलो बैठो सोहेल भाई, मैंने कहा। मैं गाड़ी में बैठे मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन ने एक ही झटके में जान पकड़ ली। मैं गियर डालने ही वाला था जब मैंने शीशे में देखा। बुजुर्ग पिछली सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं और वो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हों, मैं यहीं हूँ। मैं चौंक गया, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लगा। एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। जीवन भाई, सोहेल ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं सोहेल भाई, मैंने कहा। बस एक पल को लगा कि कोई मेरे साथ बैठा है। सोहेल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक समझदारी थी। हाँ, वो हमारे साथ हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सफ़र का आखिरी हिस्सा शुरू हो गया। मैं गाड़ी चला रहा था और सोहेल खामोश बैठा था। पिछली सीट पर बुजुर्ग भी खामोश बैठे थे। अब मुझे उनकी मौजूदगी की आदत हो गई थी। मुझे अब वो डरावने नहीं लगते थे, बल्कि एक साए की तरह थे जो मुझे रास्ता दिखा रहे हों। साकरांत की तरफ जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। गांव की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आने लगी। रात का अंधेरा छटने लगा था और पूरब की तरफ हल्की सी रोशनी दिखने लगी। आज़ान की आवाज़ से एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैंने अपनी नज़र शीशे में डाली। बुजुर्ग अब भी वहाँ थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही एहसास था। एक ऐसी शांति जो इस दुनिया की नहीं थी। उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं, जैसे वो किसी को देख रहे हों, किसी से बात कर रहे हों। आज़ान हो रही है, सोहेल ने कहा। उसकी आवाज़ में भी एक अजीब सी शांति थी। हाँ, मैंने कहा, फजर की आज़ान। हम साकरांत शहर में दाखिल हुए। सुबह की पहली किरणें इमारतों पर पड़ रही थीं। सोहेल ने मुझे अपने घर का पता बताया। एक छोटी सी गली में एक सादा सा मकान। मैंने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया, एक गहरी सांस ली। शुक्रिया जीवन भाई, सोहेल ने कहा। आपने मुझे सही सलामत पहुंचा दिया। कोई बात नहीं सोहेल भाई,
मैंने कहा, ये तो मेरा काम है। सोहेल ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। उसने पिछली सीट से अपना सामान उठाया। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। मैंने शीशे में पीछे देखा। पिछली सीट खाली थी। बुजुर्ग वहां नहीं थे, वो चले गए थे। मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे कोई अपना मुझसे बिछड़ गया हो। जीवन भाई सोहेल ने खिड़की से कहा, आप अंदर आ जाइए, चाय पी कर जाइए। नहीं सोहेल भाई, मैंने कहा, मुझे अब निकलना होगा, दूसरा काम है। ठीक है, सोहेल ने कहा, लेकिन 1 मिनट रुकिए। वो अंदर गया और एक छोटे से लिफाफे के साथ वापस आया। उसने वो लिफाफा मुझे दिया। ये मेरे वालिद साहब ने आपके लिए छोड़ा था, सोहेल ने कहा। उसकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई नेक दिल इंसान मुझे सकरंद तक पहुंचाए तो उसे ये दे देना। मैंने लिफाफा लिया। वो कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे मोड़कर बंद किया गया था। मैंने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा तावीज़ था, हरे कपड़े में लिपटा हुआ, और एक छोटा सा नोट। नोट पर उर्दू में लिखा था, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुम एक नेक इंसान हो। रात के सफ़र में हिफाजत करना, ये तावीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे लिए था, उस बुजुर्ग ने मेरे लिए छोड़ा था। शुक्रिया सोहेल भाई, मैंने कहा। मेरी आवाज़ भारी थी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, जीवन भाई सोहेल ने कहा। आपने मेरे वालिद साहब को आखिरी सफ़र में साथ दिया। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। सोहेल अपने घर के अंदर चला गया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। इंजन ने एक ही झटके में जान पकड़ ली, जैसे कभी कोई परेशानी हुई ही ना हो। मैंने गाड़ी को धीरे धीरे गली से बाहर निकाला। मुझे महसूस हुआ कि मेरी गाड़ी अब हल्की हो गई है, जैसे उस पर से कोई बोझ उतर गया हो। वो रूह अपना सफ़र मुकम्मल करके चली गई थी। मैं उस तावीज़ को अपनी जेब में रखकर घर की तरफ वापस चल पड़ा। उस रात के बाद मैंने रात के लंबे सफ़र कम कर दिए। अब मैं सिर्फ दिन में ही गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन जब भी मैं रात में गाड़ी चलाता हूँ तो उस बुजुर्ग की याद आती है और मुझे पता है कि वो तावीज़ मेरी हिफाजत कर रहा है। वो रात, वो सफ़र और वो बुजुर्ग, वो सिर्फ एक डरावना तजुर्बा नहीं था, वो एक सबक था। मोहब्बत और रूह का रिश्ता मौत के बाद भी नहीं टूटता, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ नेक दिल लोगों को दिखती हैं। मैं जीवन भाई, कराची का टैक्सी ड्राइवर, इस बात का गवाह हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी मानते हैं कि मोहब्बत और रूह का रिश्ता मौत के बाद भी टूटता नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप कभी किसी ऐसी मौजूदगी को महसूस कर चुके हैं जो नज़र ना आए लेकिन साथ हों? आपकी कहानी का इंतज़ार रहेगा।